क्या फेल हो गया है अमेरिकी F-35? एलन मस्क ने क्यों सवाल उठा दिए हैं? आपको बता दूं, इस एक तरीके से हंगामा मचा दिया है एलन मस्क ने एक बयान देकर, और जिसकी वजह से लॉकहीड के शेयरों में 3.8% की गिरावट भी देखने को मिली है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ यूके के विदेश मंत्री को बांग्लादेश को लेकर क्यों चेतावनी मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 फाइटर जेट कार्यक्रम की आलोचना की है। उनके इस आलोचना के बाद सोमवार को लॉकहीड के शेयरों में 3.8% की गिरावट आई। F-35 दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। ऐसे में आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे खासियत हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 को लेकर अमेरिका में संग्राम छिड़ा हुआ है। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 फाइटर जेट कार्यक्रम की आलोचना की है। इसके बाद से लॉकहीड के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। एलन मस्क ने रविवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन एक विशेष फॉर्मेशन में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, इस बीच कुछ बेवकूफ अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू जेट बना रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन के F-35 फाइटर जेट कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान की है। इसका खुलासा एक क्लासिफाइड 382 पृष्ठ की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि विमान के स्टील्थ होने के दावे, मेंटेनेंस सिस्टम और ऑपरेशनल प्रक्रियाएं में समस्याएं आ रही हैं। F-35 को दुनिया की सबसे महंगी हथियार प्रणाली में से एक माना जाता है। इसे विकसित करने में अमेरिका को 1.8 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े हैं। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 सिंगल सीट सिंगल इंजन सुपरसोनिक स्टील्थ स्ट्राइक फाइटर जेट है। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। F-35 में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया निगरानी टोही क्षमताएं भी है। F-35 को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका लॉकहीड मार्टिन की है। इसके निर्माण में नॉर्थरोप ग्रुम्बन और BAE सिस्टम ने भी सहयोग किया है। F-35 के 3 संस्करण हैं: पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग F-35A, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग F-35B, कैरियर आधारित F-35C। F-35 ने पहली बार 2006 में उड़ान भरी और जुलाई 2015 में यूएस मरीन कॉर्प्स F-35 के साथ सेवा में प्रवेश किया। इसके बाद अगस्त 2016 में यूएस एयरफोर्स F-35A और फरवरी 2019 में यूएस नेवी F-35C के साथ सेवा में प्रवेश किया है। F-35 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। संभावित खरीदारों में कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड भी शामिल हैं। एलन मस्क के इस दावे के बाद बहुत ही ज्यादा सवाल पैदा हो गया है। इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे कारण यह है कि एलन मस्क अब सिर्फ ट्विटर के मालिक नहीं है, टेस्ला के मालिक नहीं है, बल्कि डोज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उनके पार्ट हैं, उनके चीफ हैं। और अगर वो कहते हैं तो इसका मतलब है इसके बारे में कुछ न कुछ सोचा जा रहा है। और सोचने की वजह ये बताई जा रही है कि एलन मस्क का कहना है कि F-35 सिर्फ पायलट्स की जान लेगा और F-35 से बेहतर है कि बनाया जाए ड्रोन, उस पर ध्यान दिया जाए। एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि F-35 की जगह खुद अमेरिका ऐसे खास ड्रोन के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें मनुष्य न हो, पायलट्स का इस्तेमाल न हो, बल्कि बिना पायलट के इस तरीके की चीजें हो जो खतरों को कम करे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिसे 94.4 मिलियन लोगों ने देखा है। 24 तारीख को ये ट्वीट आई और इसे देखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने इस चीज को देखा। और उसके बाद ये प्रश्न उठ रहे हैं कि ये जो चीजें कही जा रही है, इन चीजों का मतलब है क्या कुछ बदलने वाला है? क्या ड्रोन्स ही अब नए लेवल के वॉर के साधन होने वाले हैं? खैर, ये चीजें तो हर कोई जानता है कि
एलन मस्क अभी तक काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट निकाल चुके हैं और जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रोल भी निभा चुके हैं। अब देखना होगा कि इसका असर इनके खरीदारों पर कितना पड़ता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं डेविड लेमी, जो कि इस वक्त विदेश मंत्री कहिए, ये यूके के विदेश मंत्री हैं। यूके ने हाल में हलचल मचा दिया था ये कह के कि हम शामिल हो जाएंगे आज के आज इस युद्ध में, रूस यूक्रेन के युद्ध में। यहाँ तक सिर्फ बात नहीं रही, बल्कि स्टारमर फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत भी होने लगी कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन डेविड लेमी ने यहाँ सबको ये कहकर चौंका दिया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि हम कोई सेना नहीं भेजने वाले हैं। इसके अलावा डेविड लेमी ने ये फैसला लिया है कि रूस के जो घोस्ट फ्लीट है उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाएंगे, शैडो फ्लीट जिसके जरिए यहाँ पर तेल वगैरह बेचता है रूस, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर इन्होंने ये भी बात कही है कि देखिए, अब यूक्रेन एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है ना, जहाँ यूक्रेन को हर हाल में नाटो में शामिल ही होना पड़ेगा, बहुत दूर निकल चुका है। पर इन सब के बीच में इन्हें एक चेतावनी मिली है। किसने ये चेतावनी दी है? इस चेतावनी में इन्हें ये कहा गया है कि तुम बांग्लादेश को इग्नोर कर रहे हो। दरअसल मामला क्या है, बांग्लादेश में हाल ही में इनकी टीम पहुंची थी और इनकी टीम यहाँ पर भ्रमण करके वापस लौटी और इन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा है, प्रोग्रेस में चल रहा है, चीजें बांग्लादेश में पटरी पर आ रही हैं। लेकिन डेविड लेमी को चेतावनी दी गई कि बांग्लादेश में तेजी से अस्थिर हो रही है स्थिति और ऐसा मत सोचो कि ब्रिटेन बच जाएगा। ब्रिटेन और एक वैश्विक विवाद में घसीट सकता है। सांसदों के एक क्रॉस पार्टी समूह ने विदेश सचिव को बांग्लादेश पर एक बड़ी रिपोर्ट के साथ पत्र लिखी है, जिसमें अगस्त 2024 की शुरुआत में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद इस्लामी चरमपंथियों द्वारा जमीन हासिल करने सहित कई खतरनाक निष्कर्ष लिस्ट किए गए हैं। राष्ट्रमंडल के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह APPG ने शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद 2000 से अधिक अत्याचार दर्ज किए और चेतावनी दी कि वर्तमान शासन बदला लेने के लिए कानूनी व्यवस्था को हथियार बना सकता है। बांग्लादेश में किसी भी तरह की वृद्धि ब्रिटेन पर संभावित असर होगी, क्योंकि 2021 की जनगणना में इंग्लैंड और वेल्स में बांग्लादेशी मूल के 6,44,881 लोग हैं, जो जनसंख्या का 1.1% है। वहीं ये भी कहा गया कि APPG के अध्यक्ष टोरी सांसद एंड्रयू रोसिंडेल ने कहा कि ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडल भागीदारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में एक कदम होगी। निष्कर्षों को बांग्लादेश और राष्ट्रमंडल से जुड़े सरकार, चैरिटी, अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। उम्मीद है कि वेस्टमिंस्टर व्हाइट हॉल में इन मुद्दों पर सुनवाई होगी। यह रिपोर्ट सांसदों और निर्णयकर्ताओं को सूचित करने में मदद करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा और उथल-पुथल के बावजूद अगस्त 2024 की शुरुआत में शेख हसीना की सरकार के पतन का कई लोगों ने बहुत खुशी और उम्मीद के साथ स्वागत किया। हालांकि हमें ऐसे सबूत भी मिले हैं जो नई अंतरिम व्यवस्था के प्रभावकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। कानून को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संस्कृति को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता है, वरना ये चीजें आपको हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।